आज की जो हमारी बातचीत है वो किसी राजनीतिक भाषण पर नहीं है, ना ही हम कोई पक्ष ले रहे हैं। सवाल बहुत सीधा है, शायद थोड़ा असहज भी। आज की पीढ़ी इतनी गुस्से में क्यों है? पूरे एशिया में कॉलेज कैंपस से लेकर सड़कों तक युवा उतर आए हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं, फोन ऑन है और उनकी आंखों में एक ही सवाल है, जो वादा हमसे किया गया था वो कहाँ है? और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की आवाज है, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं। आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं वो इसी सवाल की तह तक जाते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हो रहा है, बल्कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये युवा कौन है, उनके गुस्से की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसका हमारे आने वाले कल के लिए क्या मतलब है। तो चलिए इसी वादे की बात से शुरू करते हैं। जेन ज़ी है कौन? सिर्फ ये कह देना कि जो 1997 के बाद पैदा हुए, ये तो अधूरी परिभाषा है। ये वो पहली पीढ़ी है जिसकी दुनिया ही डिजिटल है। मतलब इंटरनेट के साथ ही इन्होंने चलना बोलना सीखा। बिल्कुल। और स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। ये वो पीढ़ी है जिसने अपने माता पिता को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे भरोसा करते हुए देखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक सामाजिक अनुबंध। बहुत सीधा सा था वो, कि तुम मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और बदले में तुम्हें एक अच्छी स्थिर नौकरी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। हाँ, ये तो हमारी पिछली पीढ़ियों का मूल मंत्र रहा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी विश्वास पर लगा दी। बिल्कुल। और जेन ज़ी ने उन्हें ये सब करते हुए देखा है। देखा है कि उनके माता पिता ने सिस्टम के सारे नियम माने, बहुत मेहनत की। लेकिन जब जेन ज़ी की बारी आई तो उन्हें पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो शायद अब वैलिड ही नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत की, डिग्री ली, स्किल सीखे, पर जब वे जॉब मार्केट में उतरे तो असलियत कुछ और ही निकली। यहीं से शायद पहली दरार पड़नी शुरू हुई। सही कहा। असलियत यह है कि उनके पास डिग्रियां तो हैं, पर नौकरियां नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली हैं। एक रिपोर्ट में एक युवा इंजीनियर का जिक्र है। वो कहता है, मैंने 5 साल लगाकर डिग्री ली और आज मैं एक डिलीवरी ऐप के लिए काम कर रहा हूं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए इंजीनियरिंग पढ़ने की क्या जरूरत थी? ये सवाल तो पूरी पीढ़ी की कहानी कहता है। हाँ, और जो लोग अपनी फील्ड में नौकरी पा भी लेते हैं, वहां का माहौल कैसा है? टॉक्सिक वर्क कल्चर और मानसिक तनाव, ये शब्द अब बहुत आम हो गए हैं। कम सैलरी, काम के लंबे घंटे, जॉब सिक्योरिटी का ना होना, ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें वो फंस गए हैं। तो उनका सवाल बहुत जायज है। हम इतनी मेहनत किसके लिए और किस कीमत पर कर रहे हैं? सही बात है। और यहाँ बात से पैसे की नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये उनके अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। वो काम में सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक मकसद, एक सम्मान भी ढूंढ रहे हैं। और जब सिस्टम उन्हें सिर्फ एक मशीन की तरह इस्तेमाल करके निचोड़ लेना चाहता है, तो निराशा तो होगी ही। ये उस सामाजिक अनुबंध का पहला और सबसे बड़ा उल्लंघन है। अच्छा, तो एक तरफ तो अच्छी नौकरी का सपना टूट रहा है और दूसरी तरफ जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसे चलाना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। हाँ, और ये हमें दूसरे बड़े दबाव की ओर ले जाता है। महंगाई और जीवन जीने का बढ़ता बोझ, किराया, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि खाने पीने की बुनियादी चीजों की कीमतें सब आसमान छू रही हैं। मतलब एक सामान्य गरिमापूर्ण जीवन जीना भी अब एक लग्जरी बनता जा रहा है। बिल्कुल। और इसके ऊपर से सोशल मीडिया का दबाव। इंस्टाग्राम पर हर कोई एक परफेक्ट कामयाब जिंदगी दिखा रहा है, जबकि असलियत में हर कोई संघर्ष कर रहा है। ये एक अजीब सा अकेलापन पैदा करता है। और जब वे अपनी चिंताएं बताते हैं तो उन्हें सुनने को मिलता है, अरे तुम लोग बहुत ज्यादा सोचते हो। हाँ, या हमारी पीढ़ी ने तो और भी मुश्किल दिन देखे हैं। उनकी भावनाओं को, उनके संघर्ष को खारिज कर दिया जाता है, यह उन्हें और भी अलग थलग कर देता है। और ये सब तो बाहर की दुनिया में हो रहा है। इसकी शुरुआत तो शायद शिक्षा व्यवस्था से ही हो जाती है। हाँ, ये तीसरा बड़ा दबाव है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पूरा एजुकेशन सिस्टम एक प्रेशर कुकर बन गया है। सिर्फ मार्क्स, रैंक और कंपटीशन की एक अंधी दौड़। मतलब जो सिस्टम उन्हें जीवन के लिए तैयार करने वाला था, वही असल में उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। ये तो अजीब बात है। सिस्टम उन्हें परीक्षा पास करना तो सिखा रहा है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा के लिए तैयार नहीं कर रहा। बिल्कुल। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, तनाव से कैसे निपटें, ये सब विषय तो सिलेबस से ही बाहर हैं। सिस्टम उन्हें रटना सिखाता है, सवाल पूछना नहीं। अब फिर आता है चौथा और शायद सबसे विस्फोटक कारण, अपनी बात कहने की आजादी पर हमला। जेन ज़ी सवाल पूछती है, वो हर चीज पर सवाल उठाते हैं, परंपराओं पर, सत्ता पर, नियमों पर। और जब वे सवाल पूछते हैं तो उन्हें कहा जाता है चुप रहो,
या तुम अभी बच्चे हो। एक स्रोत इसे बहुत साफ कहता है, जब आवाज को दबाया जाता है तो वो विरोध का रूप ले लेती है। ये एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। और आज के दौर में वो तरीका है सड़कें और सोशल मीडिया। हाँ, और ये सोशल मीडिया वाला पहलू, इसने तो जैसे पूरे खेल को ही बदल दिया है। पहले के आंदोलनों में एक नेता होता था, एक संगठन होता था, एक विचारधारा होती थी, लेकिन आज एक हैशटैग ही विचारधारा है। एक वायरल वीडियो ही आंदोलन का चेहरा बन जाता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जेन ज़ी ने अपने फोन को एक हथियार में बदल दिया है। उन्हें किसी बड़े संगठन की जरूरत नहीं है, एक अकेला व्यक्ति भी एक आंदोलन शुरू कर सकता है। इसकी ताकत के बारे में सोचिए। एक वीडियो वायरल होता है और सालों से चल रहा सिस्टम दबाव में आ जाता है। बिल्कुल, चाहे वो किसी कंपनी का गलत बर्ताव हो या सरकार की कोई नीति, जानकारी फैलने की रफ्तार अभूतपूर्व है। वे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने जैसे लोगों से जुड़ सकते हैं, अपनी कहानियां शेयर कर सकते हैं। इसीलिए ये पीढ़ी एक ही समय में खतरनाक भी है और शक्तिशाली भी। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प दुविधा है। जब कोई मुद्दा वायरल होता है तो उस पर ध्यान तो तुरंत जाता है, लेकिन वो ध्यान बहुत कम समय के लिए होता है। तो क्या ये हैशटैग एक्टिविज्म असल बदलाव लाने की जगह सिर्फ एक अस्थायी इमोशनल रिलीज बनकर रह जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक ट्वीट या एक इंस्टाग्राम स्टोरी जमीन पर कोई बदलाव ला सकती है, या ये सिर्फ हमें ये महसूस कराता है कि हमने कुछ किया है, जबकि असल में कुछ नहीं बदलता? स्रोत इस पर बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि ये जागरूकता फैलाने का एक बहुत प्रभावी तरीका है और वो बदलाव की पहली सीढ़ी है। वहीं दूसरे विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि ये एक तरह का सिलेक्टिविज्म भी बन सकता है। मतलब जहां ऑनलाइन गुस्सा असल दुनिया के कठिन काम की जगह ले लेता है। ये आंदोलन तेजी से खड़े होते हैं, लेकिन क्या इनमें वो ठहराव है जो लंबी लड़ाई के लिए जरूरी होता है? ये तो एक अनसुलझा सवाल है। तो मतलब ये साफ है कि इन विरोध प्रदर्शनों के कई पहलू हैं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये विरोध सही है या गलत? देखिए, श्रोता इस पर एक बहुत संतुलित दृष्टिकोण देते हैं। इसे एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखना होगा। तो सकारात्मक पहलू क्या है? वो तो स्पष्ट है। समाज में उन मुद्दों पर जागरूकता बढ़ती है जिन पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी। ये सिस्टम को जवाबदेह बनाता है। नेताओं और कंपनियों को एहसास होता है कि लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये युवाओं को एक आवाज देता है। उन्हें लगता है कि उनकी बात का भी कोई मतलब है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कभी कभी ये आंदोलन दिशाहीन हो जाते हैं। इनमें हिंसा घुस आती है, जिससे असल मुद्दा ही भटक जाता है। इनका राजनीतिक दुरुपयोग भी होता है, जहां पार्टियां इन युवाओं के जायज गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। और एक मानवीय पहलू भी है। हाँ, और वो है इमोशनल बर्नआउट। लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ना, ऑनलाइन नफरत का सामना करना और फिर भी कोई ठोस बदलाव न देख पाना, ये सब भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि विरोध करना अपने आप में कोई अंतिम समाधान नहीं है, ये तो एक लक्षण है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत यही तर्क देते हैं, असली सवाल ये नहीं है कि विरोध होना चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है, क्या सिस्टम उनकी बात सुन रहा है? विरोध तो केवल एक लक्षण है, बीमारी नहीं। बीमारी वो टूटा हुआ सामाजिक अनुबंध है, वो टूटे हुए वादे हैं। जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं होगा, ये लक्षण बार बार सामने आते रहेंगे। तो इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? जो जेन ज़ी आज सड़कों पर है, वही कल की वोटर होगी, कल की लीडर बनेगी, देश की नीतियों को प्रभावित करेगी। स्रोत यहाँ दो संभावित रास्ते दिखाते हैं। एक रास्ता निराशा की ओर जाता है। अगर सिस्टम ने अभी भी इनकी आवाज को अनसुना किया, अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया, तो भविष्य और भी अस्थिर हो सकता है। युवाओं का सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह उठ सकता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जो उम्मीद जगाता है। हाँ, दूसरा रास्ता सकारात्मक बदलाव का है। अगर जेन ज़ी को अपनी बात रखने की जगह दी गई, अगर उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया गया, तो हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। ये पीढ़ी सिर्फ समस्याएं नहीं बता रही, वो समाधान का भी हिस्सा बनना चाहती है। वो बेहतर वर्क कल्चर, बेहतर शिक्षा की मांग कर रही हैं। अगर उनकी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। तो चुनाव हमारे सामने है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि समाज और सत्ता में बैठे लोग इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। क्या वे इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं या एक अवसर के रूप में? अंत में स्रोत एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं। जेन ज़ी सिस्टम को तोड़ने के लिए नहीं निकली है, वे कोई अराजकतावादी नहीं है।
वे सिर्फ वो बुनियादी चीजें मांग रहे हैं जिसका वादा उनसे किया गया था, सम्मान के साथ जीने का अवसर और एक सुरक्षित भविष्य। वही चीजें जो हर पीढ़ी चाहती आई है। उनका तरीका अलग हो सकता है, उनकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो सकती है, लेकिन उनकी चाहत बहुत मानवीय है। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद जो अंतिम विचार हमारे लिए बचता है वो ये है, क्या हमें जेन ज़ी को हद से ज़्यादा प्रतिक्रिया करने वाले बेसब्र बच्चे कहकर नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या उनकी बातों में छुपी सच्चाई और दर्द को गंभीरता से सुनना चाहिए? क्योंकि स्रोत हमें बार बार याद दिलाते हैं, जो पीढ़ी आज सवाल पूछ रही है वही कल हमारे भविष्य का जवाब बनेगी। और हम कैसा भविष्य चाहते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज उन्हें कितनी ईमानदारी से सुनते हैं।